हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन दिस सेशन। आज हम इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशन का जो थर्ड पार्ट है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, उसका हम सेकेंड सेशन आज कंप्लीट करेंगे। फंडामेंटल राइट्स पे हमने एक पार्ट पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है, तो ये उसका दूसरा भाग होगा, तो इसको आज हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से सबसे पहले आप एक बूस्टिंग मोटिवेशनल कोट देखिए। मम्मी पापा के सपनों से बड़ा और उनकी उम्मीदों से ज़्यादा और उनकी खुशियों से ज़्यादा इससे बड़ी कोई भी मोटिवेशनल सोर्स मेरी नज़र में नहीं है, आपके लिए भी नहीं होगा, है ना। तो हमेशा याद रखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, उसमें हमने आर्टिकल 22 तक देख लिया था कि उसमें जो राइट टू फ्रीडम जो है, वहाँ वो वाला पार्ट हमने देख लिया था। अब देखेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी शोषण के खिलाफ अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमको मिले हैं, उसको हम देखेंगे। तो इसमें कौन कौन से अधिकार हैं, इसके विषय में चर्चा करेंगे और क्या क्यों कैसे इस बात पे भी गौर फरमाएंगे। और सेशन जब ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, तो फिर हम एक एमसीक्यू सेशन लाएंगे। तो इसमें देखिए क्या है, आर्टिकल 23 और 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, यानी कि मान लीजिए आपका शोषण हो रहा है किस क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाली जो बात होती है, मानव तस्करी वाली बात, या फिर आपको कोई कम पैसे दे के ले जाके अपने घर पे बंधुआ मजदूर बना के रखा है, ठीक है, तो इसके अगेंस्ट आपको इस आर्टिकल में मतलब राइट्स मिले हुए हैं, ठीक है, कोई आपके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकता संविधान के अनुसार। और जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे होते हैं 14 साल तक के, तो उनसे ना क्या करते हैं लोग, फोर्सफुल्ली मतलब इधर उधर बड़े कामों में ढकेल देते हैं, जैसे जहाँ पे रिस्क होता है, तो ऐसे कामों में छोटे बच्चों को नहीं डाल सकते। उन्हें भी उनकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी ये रखता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वन बाय वन। देखिए आर्टिकल 23 किस विषय में बात करता है। आर्टिकल 23 के अंतर्गत कहा गया है जो मानव तस्करी वाली विषय है, ठीक है, और जो बालात श्रम है, बालात श्रम यानी कि फोर्सफुल्ली आपसे काम करवाना, ठीक है, वो सख्त प्रतिबंधित है, मतलब ऐसा नहीं कोई कर सकता, ठीक है। अब इसमें अगर कोई ऐसा कर रहा है तो अपराधियों को कानून के अनुसार कुछ सजा दी जाती है। किसके अंतर्गत, आर्टिकल 23 के अंतर्गत। वो किस प्रकार की सजा, जैसे यह नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों पर लागू होता है। जैसे मान लीजिए ऐसा नहीं है कि ये केवल नागरिकों पर ही, अगर मान लीजिए किसी और देश का गैर नागरिक भी आया है, अगर ऐसी कोई हरकत करता है या फिर उसके बच्चों के साथ या उसके साथ ऐसी कोई हरकत होती है, तो भी ये आर्टिकल सामने आता है, ठीक है, आर्टिकल 23। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 23 हमने देख लिया। आर्टिकल 24 में क्या कहा गया है उस पे गौर फरमाइए। देखिए, जहाँ जितना ज़रूरी है, जिस आर्टिकल पे जितना ध्यान देना है उतना ही हम डिस्कस करेंगे। तो आर्टिकल 24 में देखिए वो जो बालक वाली बात आई थी, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की किसी कारखाने, खदान या किसी भी खतरनाक गतिविधियों में रोजगार इस अनुच्छेद के तहत निषिद्ध है, ठीक है। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, तो फिर इतना याद रखें, ठीक है। जस्ट वेट। तो हमने आर्टिकल 24 भी डिस्कस कर लिया, ठीक है। और इसमें ये भी देख लेते हैं क्या, यह अनुच्छेद उन्हें हानि रहित नौकरियां, जैसे मान लीजिए हानि रहित नौकरियों में क्या है, अगर घर का कोई मनोरंजन से रिलेटेड, जैसे होता है ना, मनोरंजन से रिलेटेड कोई अगर जॉब है, जैसे मान लीजिए इंटरटेनमेंट कराने वाला, या फिर घर की कोई दुकान है जिसमें रिस्क नहीं है, मिठाई की दुकान है या फल की कोई दुकान है ना, तो वहाँ पे आप ऐसे लोगों को बैठा सकते हैं। उसके अधिक मतलब ऐसे काम में नहीं डाल सकते जहाँ पे रिस्क हो, जैसे कारखानों में, खदान में, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 24 की बात। अब हम बढ़ेंगे आगे, देखेंगे आगे के प्रावधान। आगे का प्रावधान देखने से पहले आपसे बस केवल आपका 10 सेकेंड का हमें टाइम चाहिए, 10 सेकेंड या 5 सेकेंड जो भी, ठीक है। आप अगर आपको पसंद आए हमारा सेशन तो लाइक कर देना, ठीक है। जहाँ पे आपको डाउटफुल हो या फिर आपको कुछ बताना हो या फिर किसी टॉपिक पे डिमांड हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। और अगर आपको पसंद आ रहा है अच्छे से, अगर लग रहा है कि आपको मतलब और लोगों को भी जोड़ना चाहिए तो शेयर कर देना, ठीक है। और खुद सब्सक्राइब कर लेना आगे के सेशन, आगे के नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है, और हमारी फैमिली से जुड़ने के लिए।
और ये हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। जैसे हमने देखा था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, अब हम देखेंगे क्या, धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता का क्या मतलब है? जैसे आप कोई भी धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं है। जैसे आप स्वतंत्र हैं, मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। आप अपने धर्म को मैनेज कर सकते हैं, उसके अंतर्गत कोई जिस चीज़ में आस्था रखते हैं उसका रक्षण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके लिए आप बाध्य, मतलब इसके लिए कोई आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन कोई भी प्रावधान मतलब क्या है, युक्ति युक्ति प्रतिबंधित होता है। जैसे मान लीजिए आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते अपने धर्म को लेके जिससे किसी समाज में किसी और को बहुत अधिक उससे प्रॉब्लम हो, या तो फिर ये जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन वगैरह होता है इसमें भी कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी आपकी वजह से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, समझते हैं इसके क्या मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। तो इसमें देखिए ये डील करता है आर्टिकल 25, 26, 27, 28 को। ठीक है, तो ये धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं, और ये किनको किनको प्राप्त हैं, नागरिकों को भी हैं, गैर नागरिकों को भी प्राप्त हैं। ठीक है, क्या प्राप्त है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखिए संविधान में जो धर्म शब्द है वो मतलब जो संविधान निर्माता थे उन्होंने इसको परिभाषित नहीं किया था। ठीक है, लेकिन धर्म की परिभाषा आपको गीता में मिल जाएगा। उसमें लिखा हुआ है धर्म जो धारण किया जाए, ठीक है, जिसे धारण किया जा सकता है, ठीक है, जिससे क्या हो, मानव समाज का कल्याण हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने कल्याण हेतु आप कोई धर्म धारण करें कि हमारा धर्म है कि चोरी मतलब ऐसे और फिर किसी को हानि पहुंचाना, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए मतलब इसके लिए एक समझ परिभाषा दी है जो अभी हमने बात करी। सुप्रीम कोर्ट का भी लगभग इसी प्रकार का डिफिनीशन है। ठीक है, तो ये रहा धर्म का एक छोटा सा ग्लिम्स। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे किस आर्टिकल में क्या प्रावधान है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है। ठीक है, तो यह अनुच्छेद अंतरात्मा की स्वतंत्रता और सभी व्यक्तियों का समान रूप से धर्म की स्वतंत्र रूप से मानने, अभ्यास करने और प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, कौन, आर्टिकल 25। जैसे मान लीजिए ये कोई व्यक्ति है, ये किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, और ये क्या कर सकता है, नहीं भी चाहे अगर मानना तो इसको जबरदस्ती कोई धर्म मनवा नहीं सकता। ठीक है, इस बात के लिए भी ये व्यक्ति स्वतंत्र है। ठीक है, तो ये प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 में दिया हुआ है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल 26। अब इसके प्रावधान देख लेते हैं, इसमें क्या कहा गया है। पेन का कलर थोड़ा चेंज करते हैं क्योंकि कलर सिमिलर हो गया था। तो इसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं आर्टिकल 26 में। ठीक है, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग को ये जो कुछ अधिकार प्राप्त हैं वो नीचे दिए गए हैं। ठीक है, उसको हम देखते हैं क्या क्या है। जैसे धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए संस्थानों की स्थापना और रखरखाव करना। जैसे मान लीजिए आप किसी भी धर्म के हैं, ठीक है, आप क्या करना चाहते हैं, कोई मंदिर बनवाना चाहते हैं, या आप मुस्लिम हैं तो मस्जिद बनवाना चाहते हैं, या फिर गुरुद्वारा बनवाना चाहते हैं ना, तो कुछ भी आप बनवाना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। ठीक है, और उसका अगर मैनेज करना है, इसमें कहीं से फंडिंग लेनी है तो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई रोक रुकाव नहीं करेगा। दूसरा क्या है, धर्म से संबंधित मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए, जैसे ये अगर मान लीजिए कोई रिलीजियस मैटर है, ठीक है, तो उसको अपने हिसाब से डील करने का भी अधिकार है। देखिए एक मैटर आया था केरल से। ठीक है, केरल में एक बड़ा विवादित मंदिर हो गया था जहाँ पे औरतों का जाना प्रतिबंधित था। ठीक है, मंदिर मेरी जुबान पे है, आप कमेंट कीजिएगा यदि जो आपको भी पता होगा। ठीक है, तो उसमें भगवान अयप्पा को पूजा जाता था, इतना भी मैं बता दिया। ठीक है,
चलिए इतना बता दिया तो ये भी जान लीजिए कि सबरीमाला टेम्पल है, ठीक है, तो उसमें भी यही सारे प्रावधान को लेके वो उसके जो मतलब उसमें कार्यरत लोग थे, इसी आर्टिकल का झांसा देके वो बोल रहे थे कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, तो हम नहीं चाहते कि उस ऊर्जा स्थली पे एक महिला जाए, ठीक है। तो ये इसी आर्टिकल से दावा कर रहे थे। लेकिन आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, वो महिलाओं के फेवर में था कि जब समानता का अधिकार है तो क्यों हम किसी महिला के साथ भेदभाव करेंगे, ठीक है। तो ये बातें थी। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला एक्चुअली आर्टिकल 14 के रिस्पेक्ट में लिया कि समानता के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो ये बात थी आर्टिकल 26 की। तो इसमें देखिए धर्म से संबंधित मामलों में अपने मामलों का प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, चल और अचल संपत्ति का स्वामित्व अधिग्रहण करने के लिए भी स्वतंत्र होते हैं, जो मैनेज कर रहे हैं अपने टेम्पल को, अपने धर्म को, ठीक है। तो ऐसी कोई संपत्ति दान पुण्य में मिल रही है तो उसका रेगुलेशन वही करेंगे और उसका अधिग्रहण भी वही करेंगे, कानून के अनुसार उन संपत्तियों का प्रशासन करने के लिए। जैसे कानून के अनुसार भी उन संपत्तियों का क्या करेंगे, प्रशासन उन्हीं के हाथ में सौंपा जाएगा, ये 26D में, ठीक है। तो इन 26A, 26B, 26C, 26D है ना, तो इनको हमने डिस्कस कर लिया। अब देखेंगे हम नेक्स्ट आर्टिकल 27, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आर्टिकल 27 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 27 किस विषय में बात करता है, ये जैसे मान लीजिए आप किसी विशेष धर्म या विशेष मतलब किसी भी धार्मिक समुदाय का प्रचार करना चाहते हैं, रख रखाव करना चाहते हैं, तो ये जैसे होता है ना, गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है। तो ऐसे किसी भी चीज़ में आपका धर्म या फिर आपका रख रखाव या फिर आपका मंदिर ग्रोथ कर रहा है, तो ऐसे में टैक्स से छुटकारा मिला हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सरकार करे कि धर्म से रिलेटेड मैटर में जो आपका जो बढ़ोतरी हो रहा है उसमें टैक्स लगा के सबको राइट टू इक्वलिटी का अथॉरिटी प्रदान करे, ऐसी आवश्यकता नहीं है इसमें, ठीक है। तो करों का भुगतान करने के लिए कोई बाध्य नहीं होगा, जैसे जो अपने धर्म संप्रदाय को मान रहा है या फिर उसे प्रोफेस कर रहा है, मैनेज कर रहा है, ठीक है, या उसका प्रचार प्रसार कर रहा है। तो ये बातें आर्टिकल 27 में कही गई हैं। तो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा करों के भुगतान के लिए बाध्य नहीं है, इसका प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया, तो आर्टिकल 27 आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम देखते हैं आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 28 में कौन सी बातें कही गई हैं, इस अनुच्छेद के तहत कोई भी शैक्षणिक संस्थान जो पूरी तरह से राज्य के अधीन हो या फिर राज्य से पार्शियली क्या हो, राज्य बोले तो ये मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है, ठीक है। अगर स्टेट गवर्नमेंट की भी बात हो तो भी, अगर मान लीजिए वो 50%, 60% या फिर 100% मतलब राज्य या राज्य के खर्चे पे चल रहा है कोई इंस्टीट्यूट, तो उसमें कोई धार्मिक निर्देश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। ये आर्टिकल 28 में प्रावधान है, तो इस बात को भी आप याद रखें, ठीक है। तो आर्टिकल 28 इस विषय में बात करता है किसी भी शैक्षणिक संस्थान में। चलिए हमने देख लिया क्या, राइट टू क्या, रिलीजन, ठीक है, और भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता से रिलेटेड। अब देखेंगे हम कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, जो संस्कृत और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे एक्चुअली ये हैं क्या। तो जो सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार हैं ये संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में वर्णित हैं, ये बात आप याद रखें, ठीक है। इसके तहत क्या है, धार्मिक और भाषाई जो अल्पसंख्यक है ना, उनके अधिकारों की रक्षा की बात करता है ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई मतलब ऐसी सोसाइटी आपके मतलब समाज में रहती है, ठीक है, ऐसा वर्ग आपके समाज में रहता है जो क्या है, अल्पसंख्यक है, किसके मैटर में, धर्म और भाषा के, ठीक है। तो उस वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए अलग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करके अपना बढ़ावा कर सकते हैं, ठीक है। उस इंस्टीट्यूट में अगर चाहें तो अपने लोगों के लिए अधिक से अधिक रिजर्वेशन का प्रावधान कर सकते हैं, अगर चाहें अपने ही मतलब भाषा को आगे बढ़ाना तो उसके लिए भी वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। तो ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किनको मिला हुआ है, किन आधारों पे, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों,
को, ठीक है। तो ये आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। आपसे मोटा मोटी क्वेश्चन बने कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कौन है, तो 29 और 30 आपके दिमाग में होना चाहिए। और वो किसके आधार पे, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के जो अधिकार हैं उनके रक्षण में, ठीक है। तो ये मतलब इसमें हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो आर्टिकल 29 इस विषय में क्या कहता है, इसको समझते हैं। देखिए ये क्या कहता है, जो सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को उनकी जो विशिष्ट भाषा है, लिपि है और सांस्कृतिक संरक्षण का अधिकार उन्हें प्रदान करता है। जैसे था ना, हमने देखा था आर्टिकल 19 का, ठीक है, यफ आर्टिकल जो था, यफ को तो प्रॉपर्टी था उसको तो हटा दिया गया, ठीक है। ई वाली जो बात थी आर्टिकल ई में, नहीं ई नहीं, डी में, ठीक है, आर्टिकल 19(1) का डी बोल लें, ठीक है। तो उसमें क्या था कि आप कहीं पे भी मतलब भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है, भारत में अबाध भ्रमण कर सकते हैं या फिर जाके बस सकते हैं। तो ऐसा कोई रीजन है जहाँ पे ऐसे कल्चर माइनॉरिटी है, जैसे सांस्कृतिक माइनॉरिटी है, ठीक है, और फिर कोई अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या अपने मतलब इस प्रकार को मैनेज करना चाहता है, तो आप उसमें जाके मतलब उसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। वो ऐसे प्लेस पे आपको प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक है। तो वो मतलब 29 19(1) के डी के मतलब अगेंस्ट कभी कभार होता है, ठीक है। तो आप स्वतंत्र हैं लेकिन हर एक जगह पे नहीं, युक्ति युक्ति प्रतिबंधित स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। तो आर्टिकल 29 के विषय में ये बात है। अब इसमें थोड़ा सा आगे देखते हैं। इन अल्पसंख्यकों को क्या है, धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित करने पर भी रोक लगता है, ठीक है, लगाता है। जैसे अगर क्या हुआ कि ये जो अल्पसंख्यक आपको सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई आधार पे जो अल्पसंख्यक आपको माइनॉरिटी ग्रुप मिला हुआ है, ठीक है, अब इनको क्या है, धर्म, नस्ल, जाति या भाषा के आधार पर जो शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से वंचित करने पर भी रोक लगाता है। जैसे इनको आप अगर रोकते हैं, ठीक है, तो ये आपके अगेंस्ट आर्टिकल आता है। अगर मान लीजिए ये माइनॉरिटी अगर आपके सोसाइटी में है, किसी शैक्षणिक संस्थान में पार्टिसिपेट करना चाहती है, ठीक है, और इस पे आप प्रतिबंध लगाते हैं कि इनकी भाषाएं डिफरेंट हैं, चाहे इनकी संस्कृति डिफरेंट है, तो ये आप उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये रहा आर्टिकल 29 की बात। अब देखेंगे हम आर्टिकल 30 की विशेषता क्या है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या कहा गया है, जैसे जो सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक थे, ठीक है, उनको कुछ अधिकार दिए हुए हैं, और जो नीचे दिए हुए हैं अधिकार उनको हम देखते हैं। वो अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार उनको मिला हुआ है, ठीक है। वो अपनी पसंद के हिसाब से, मैंने पहले ही बताया था कि वो क्या कर सकते हैं, शैक्षणिक संस्थान तो स्टार्ट कर सकते हैं, अपने लोगों को रिजर्वेशन दे सकते हैं, अपनी भाषाओं को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं, उसमें स्पेशली वही लैंग्वेज पढ़ा सकते हैं, अपनी संस्कृत को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए उनको अधिकार मिला हुआ है कि ऐसा नहीं कि स्टेट सामने आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, वो कर सकते हैं। उसके बाद अल्पसंख्यकों, जो अल्पसंख्यक है वो शिक्षण संस्थानों से संबंधित किसी भी संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण करने के मामले में उनको स्वतंत्रता मिली हुई है, ठीक है। राज्य द्वारा निर्धारित प्रतिपूरक राशि उन्हें गारंटी के रूप में किसी भी अधिकार को प्रतिबंधित नहीं कर, मतलब जैसे मान लीजिए इसमें कह रहा है कि शिक्षण संस्थान स्टार्ट करा, राज्य ने भी कुछ उसमें फंड एलोकेट किया, लेकिन ये फंड एलोकेशन का मैटर इस हद तक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कुछ राज्य ने पैसे दिए, तो वो ऐसा नहीं है कि वो उस शिक्षण संस्थानों में अपने अधिकार दिखाने लगेगा, जैसे अन्य मैटर में हमने बात करी थी आर्टिकल 28 में, तो ऐसा नहीं होगा आर्टिकल 30 में, ठीक है। इस अनुच्छेद में ये कहा गया कि अगर कोई मतलब कल्चरल माइनॉरिटी है या रिलीजियस माइनॉरिटी या फिर ऐसे लैंग्वेज टाइप का माइनॉरिटी सेक्टर है, तो उसमें क्या होगा कि उस ग्रुप में थोड़ा सा अगर आप फंड दिए भी हैं तो भी वो अपने लैंग्वेज को आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप रोक लगाएंगे, ठीक है, अपनी संस्कृति को वो आगे बढ़ा सकते हैं। अब इसमें देखिए, किसी भी प्रकार की सहायता प्रदान करते समय राज्य द्वारा अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थानों के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो यही बात आर्टिकल 30 में कही गई है, ठीक है।
चलिए, जहाँ तक ज़रूरी था हमने आर्टिकल 30 को भी डिस्कस कर लिया। अब देखेंगे जो आर्टिकल 32 है, जिसको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ बोलते हैं, हिंदी में संवैधानिक उपचार का अधिकार बोलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, ठीक है। तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो इसके प्रावधान आर्टिकल 32 में दिए गए हैं। आर्टिकल 32 में जो प्रावधान है, इसको बाबा साहब अम्बेडकर ने, ठीक है, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने इसको बोला है कि यह संविधान की आत्मा है, ठीक है। किसको? कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचार का प्रावधान है, ठीक है। अब आर्टिकल 32 किस विषय में प्रावधान करता है वो आप समझ लीजिए, फिर हम इस थियोरी पे पहुंचेंगे, ठीक है। ये आपको ना जैसे आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उनका संरक्षण के लिए, ठीक है, ये प्रावधान करता है। जो आपको ये अधिकार मिले हुए हैं, मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, अगर उनका कोई हनन करता है तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सामने आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 32 का स्पेशली है कि जो अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट का वायलेशन करता है, कोई उल्लंघन करता है या कोई हनन करता है, या राज्य उसको छीन रही है या फिर कहीं पे प्रतिबंधित हो रहा है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसके लिए, ठीक है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 32 के अंतर्गत ये प्रावधान दिया गया है, ठीक है। और आर्टिकल 226 यानी कि 226 के अंतर्गत ये राज्य के अंतर्गत जो हाई कोर्ट होते हैं, उनमें अगर जाना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए प्रावधान करता है आपकी स्वतंत्रता का। जैसे ये मौलिक अधिकार हैं, उसमें स्वतंत्रता, समानता, और फिर ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार हैं, और फिर धार्मिक जो आपको कल्चर माइनॉरिटीज़ वाले हैं, सारे के सारे के लिए आप जाके हाई कोर्ट में भी अनुच्छेद 226 के तहत जाके फाइल कर सकते हैं कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है, ठीक है। तो ये संवैधानिक उपचार के प्रावधान थे। अब इसमें हम एक दो लाइन आगे बढ़ के देखेंगे क्या दिया हुआ है एक्चुअली, ठीक है। जस्ट वेट। तो हमने जो कुछ भी डिस्कस किया, देखिए इसमें लाइन बाय लाइन एक बारी देखिए, इसमें भी वही कहा गया कि इस अनुच्छेद के तहत अगर एक पीड़ित नागरिक किसी मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ये संविधान की मूल विशेषता है ना। यह अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट को 5 रीट के प्रकार मतलब जारी करने का अधिकार प्रदान करता है। तो देखिए वो जो 5 रीट है ना, वो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, जो हाई कोर्ट जारी करता है, ठीक है। अगर रीट जारी करने की शक्तियां देखें तो हाई कोर्ट के पास सुप्रीम कोर्ट से अधिक है, ठीक है। जो स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट है उसके पास रीट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के कंपैरिजन अधिक है, ठीक है। ये एग्ज़ाम में अगर बने तो आप कंफ्यूज मत कीजिएगा कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा कोर्ट है तो उसके पास अधिक होगा, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट के पास अधिक अधिकार है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम देखते हैं जो रीट हैं एक्चुअली वो क्या है, ठीक है। तो रीट को 1 बाय 1 समझते हैं। देखिए पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस, ठीक है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत क्या कहा जाता है? यह रीट एक व्यक्ति को हिरासत में लाए गए व्यक्ति के 100 को अदालत के सामने पेश करने का आदेश देता है, ठीक है। ये रीट क्या करता है कि अगर कोई व्यक्ति हिरासत में लिया गया है, ठीक है, तो व्यक्ति के 100 को क्या मतलब उसी को 100 शरीर अदालत में पेश करने का आदेश देता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि डेड बॉडी है तभी, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का यही मीनिंग है। अब देखिए परमादेश क्या है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैंडमैस, है ना। तो मैंडमैस को हिंदी में परमादेश बोलते हैं। ये भी एक रीट है। अब इसमें क्या प्रावधान है? यह सार्वजनिक अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का पालन कराने का आदेश देती है। जैसे मान लीजिए कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, वो अपने काम को सही से नहीं कर रहा है, उसमें लापरवाही कर रहा है, ढिलाई कर रहा है, या फिर उसमें लूट घसोट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे मतलब व्यक्ति के लिए परमादेश जारी करती है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, है ना। तो ये परमादेश यानी कि क्या? मैंडमैस। तो ये रीट में ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर देखिए इसमें अगर विफल रहे हैं किसी काम को करने में, किसी प्रदर्शन करने में, ठीक है, तो क्या कर दिया जाता है ऐसे चीज़ों को? जैसे मान लीजिए जो वे विफल रहे हैं काम करने में, प्रदर्शन करने से, उन्हें मतलब
उस काम से हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ऐसी बात है परमादेश में। अब देखते हैं हम प्रतिषेध। एक्चुअली प्रतिषेध में क्या बातें कही गई हैं। ठीक है, जो प्रतिषेध को बोलते हैं प्रोहिबिशन। ठीक है, इंग्लिश में। तो आपसे बने अगर क्वेश्चन कि जो रीट में प्रतिषेध है उसके अंतर्गत कौन सा कथन सही है, तो आपको ये याद रहना चाहिए कि ये निचली अदालतों को अपने क्षेत्र से बाहर जाने के, जैसे मान लीजिए निचली अदालत बोले तो हाई कोर्ट के नीचे जो सब ऑर्डिनेट कोर्ट होती हैं, अगर वो क्या करें, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके कोई फैसला लेती हैं, ऐसे कानून पे फैसला लेती हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो ऐसे में क्या करता है जो हाई कोर्ट है या फिर जो उच्च कोर्ट में बोले तो सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे मैटर्स में क्या करता है, प्रतिषेध लगाता है, रोक लगाता है। ठीक है, कि ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो ये प्रतिषेध की बात हो गई। अब देखिए बात आती है सर्सियरी। ठीक है, जिसको हम हिंदी में उत्प्रेषण बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए केवल इंग्लिश लिखा हुआ है सर्सियरी, तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्प्रेषण। ये देखिए ये क्या करता है, अगर मान लीजिए ये उच्च न्यायालय, ठीक है, या फिर बोल लें सुप्रीम कोर्ट, ये जारी करते हैं किन के लिए, निचली अदालतों के लिए। वो किस लिए, जैसे मान लीजिए किसी विशेष मामले की सुनवाई इन लोगों ने कर दिया है। ठीक है, अब इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को लगता है कि ये मैटर और ये सुनवाई इनके दायरे से बाहर की चीज़ है, तो वे क्या करते हैं, उस मैटर को अपने अंतर्गत मांग लेते हैं, अपने अंदर बुला लेते हैं। ठीक है, और उनके फैसले को बदल के खुद का फैसला दे सकते हैं। तो ये बात है सरसरी का, मीन्स कि ये निवारक का काम करता है। ठीक है, तो ये बात रही सरसरी का। ठीक है, और ऐसा भी है कि वही जो मैंने बोला कि फैसले को बदलना या फिर रद्द करना दोनों बात समान है, कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट बोले तो निचले स्तर पे जो कोर्ट है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अगर उनमें कोई फैसला सुनाई गई है तो इस फैसले को भी बदल सकते हैं कौन, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर प्रतीत हो रहा था जो इन्होंने फैसला लिया था। ठीक है, या तो फिर कोई ऐसा विशेष मैटर था, तो ऐसी चीज़ें दी हुई हैं। तो ये हो गया हमारा सर्सियरी। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें एक रीट और है जिसको बोलते हैं क्यू वारंटो, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, आप हमें कमेंट कीजिएगा, लेकिन हम क्यू वारंटो जो रीट है उसको हम देखते हैं एक्चुअली ये किस विषय में बात करता है। ठीक है, जैसे ये किसी व्यक्ति को ऐसे सार्वजनिक पद पर जाने से रोकता है जो उसके लिए हकदार नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जबरन किसी पोस्ट पे आप बैठे हुए हैं और जबकि कोई राइट्स नहीं है, आपने कोई ऐसी क्वालिफिकेशन नहीं गेन करी, कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं बीट करा, या फिर उस पद के लायक नहीं है। ठीक है, आपका प्रमोशन नहीं हुआ है उस पोस्ट पे, तो ऐसी चीज़ों के लिए क्यू वारंटो जारी होता है। ठीक है, कि आप उस पद को रिक्त करें। ठीक है, या फिर ब्यौरा दें आपने उस पद का अधिग्रहण क्यों किया है। ठीक है, तो हमने देख लिया कॉन्स्टिट्यूशन के सारे रीट, और देखिए ये बड़ा हमने इजी वे में देख लिया है। ठीक है, बाकी आपको समझ में आया ही होगा। तो आज का सेशन यहीं तक। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट को हम लेके आएंगे, उसमें नेक्स्ट बातें होंगी हमारी। तो जय हिंद दोस्तों। और देखिए आपका 10 सेकेंड का इन्वेस्टमेंट, जैसे मान लीजिए हमने आधे घंटे का इन्वेस्टमेंट करा, सिर्फ 10 सेकेंड। ठीक है, जिसमें आपको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करने होते हैं और अपने दोस्तों से बोलना होता है। ठीक है, जो मेरे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। थैंक यू वेरी मच इतनी बातें सुनने के लिए, इतना ज्ञान लेने के लिए, और इसे आगे भी बढ़ाएं, अपने दोस्तों तक फैलाएं। ठीक है, ये ज्ञान बढ़ाएं। अगर आपको नहीं लगता कि शेयर नहीं करना चाहिए, तो आप नॉलेज तो शेयर कर सकते हैं ना। ठीक है, तो धन्यवाद।